हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट SCR वीडियो सीरीज का वीडियो आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं। तो क्या होता है SCR, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं दोस्तों कि हमने SCR नाम का यानी शॉर्टकट रिवीजन, SCR शॉर्टकट रिवीजन नाम का एक सीरीज को लॉन्च किया गया है। इसमें हम जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें लगता है जो खास करके 7th में है, 8th में है, 9th में है और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, इन 4 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम प्रोवाइड करना शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 9th के लिए भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया और 11th के लिए तो आपका ये तीसरा वीडियो है आई गेस SCR का। तो जिन लोगों को पता है मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस देख के आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, अच्छे से नॉलेज ले लोगे, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए और भी हमें जो लगता है कि यार ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको ये पूछा जाए एग्जाम में, तो हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको भी अच्छे से पढ़ाई करते रहो साइमल्टेनियसली साथ साथ में, तो आपका और अच्छे से प्रिपरेशन होता जाएगा। और बाकी स्टूडेंट्स आप लोग के लिए भी कंटिन्यूस वीडियो आएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग क्या लेकर आए हैं? आज हम लोग लेकर आ गए 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का वीडियो, ठीक है ना। इसके पहले कई सारे वीडियोस हमने डाले हैं, मैथमेटिक्स के रिलेटेड डाले हैं, ठीक है। तो आज फिजिक्स का लेकर आए हैं जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराएंगे, वो भी कौन से चैप्टर का? साउंड चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को साउंड ये जो चैप्टर है आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितना भी हमने देखा तो उसमें से काफी सारे लोग ने कहा कि ये साउंड चैप्टर है आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो उसमें से हमने 2 से 3 न्यूमेरिकल जो हमें लगते हैं जो इजी भी है और जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम लोग साइमल्टेनियसली आपको मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है आज वो हम लोग देखेंगे। टोटल 3 न्यूमेरिकल ही लेकर आया हूं खाली। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, ठीक है, द क्वेश्चन इज आस्क ए सर्टेन साउंड वेव इन एयर। देखो मैं क्वेश्चन भी लिखा रहा हूं तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। A certain sound wave, a certain sound wave in air, ऐसा बोला हुआ है। साउंड वेव है एयर के अंदर, इसका स्पीड दिया हुआ है, हैज ए स्पीड, ठीक है, हैज ए स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये क्या दिया है? इसका स्पीड दिया है। स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी। इसको मैं साउंड कराऊंगा तो सॉल्व करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना दिया हुआ है और उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ आप जानते ही हो, ये हमने पढ़ाया हुआ है आपको। तो वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों? वेवलेंथ उसका दिया हुआ है 1.7 मीटर, ये उसका वेवलेंथ दिया है। तो हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट। इसमें 2 चीज पूछा हुआ है, सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या पूछा है? कैलकुलेट। नंबर 1 क्या पूछा है कैलकुलेट करने के लिए? एक तो पूछा है उसका फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ, चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। एंड दूसरा इसी में पूछा है नंबर 2, जो पूछा है इसका टाइम पीरियड। तो हमें क्या निकालना है? इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? ध्यान देखो, सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, गुरु मंत्र बता रहा हूं आपको कि कभी भी आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, 10वीं के हो, 11वीं के हो, 12वीं के हो, आगे जाके ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग क्यों ना करो, फिजिकल पार्ट में अगर न्यूमेरिकल्स पूछता है तो न्यूमेरिकल्स का सबसे पहला जो नियम होता है वो ये होता है, क्वेश्चंस को रीड करो और जो भी हमें दिया हुआ है उसको उसके सिंबल के साथ लिख दो। जैसे कि हमें दिया हुआ एक सर्टेन साउंड वेव इन एयर, मतलब हवा में एक साउंड वेव जा रहा है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, साउंड वेव जा रहा है और उसकी स्पीड दी हुई 340 मीटर पर सेकंड। यानी कि स्पीड मतलब क्या होती है? वेलोसिटी दी हुई है v फॉर वेलोसिटी ऑफ द एयर। कितना दिया हुआ है? v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड। ये आपको एक चीज दे दिया है उन्होंने, ठीक है, ये मान लिया। अब दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? यहां पे बोला है वेवलेंथ इज 1.7 मीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। दिस इज द सिंबल फॉर लैम्डा। ये आपने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाया हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। तो लैम्डा इज 1.7 मीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 चीज हमारे पास है और हमें बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और आप जानते हो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेट करने का, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v इज इक्वल टू एन लैम्डा एंड हियर n इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? n बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से सिंबल्स के फॉर्म में उसको n बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम लोग? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू ऑलरेडी पता है, v पता है, लैम्डा पता है, n निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, अगर तो v इज गिवन इज 340 मीटर पर सेकंड, तो v की जगह पे 340 लिख दिया। n मुझे पता नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी मुझे पता नहीं है, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.7 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ, और एक और चीज मैं बता दूं, कभी भी देखना कि जो यूनिट्स होते हैं ना वो सेम है कि नहीं। तो आप डायरेक्टली 340 यहां पे ले रहे हो, 1.7 ले रहे हो, पहले ये चेक करो कि उसके जो यूनिट्स है वो दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल है कि नहीं। अब जैसे कि यहां पे v इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड है और ये लैम्डा 1.7 मीटर है, तो दोनों ही मीटर मीटर में है ना, ये मीटर पर सेकंड में है और ये मीटर में, तो मतलब काम चल जाएगा। नो नीड टू चेंज एनी यूनिट, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो उसको मीटर में करना पड़ता, तो ये चीज नहीं है, तो इसके लिए डायरेक्टली ले लो। तो हमें n मिल जाएगा यहां से, तो n विल बी इक्वल टू 340 डिवाइड बाय 1.7 एंड दैट विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा। दोनों को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3400 और ये हो जाएगा 17। तो आंसर आपका
फ्रीक्वेंसी का मिल जाएगा 17 2 34 होता है और 2 जीरो, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको कितना मिल गया यहाँ पे 200 मिल गया। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप जानते हो क्या होता है, हर्ज होता है, एच जेड लिख दो, हर्ज। ठीक है ना, एच जेड मतलब हर्ज, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, जैसे लिखा हुआ है ना, नो नीड टू राइट, लिखा हुआ है आपने फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू 200 हर्ज। ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है, सेकंड वन, दैट इज कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑल्सो। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ना, तो टाइम पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। टाइम पीरियड को हम लोग लिखते हैं टी से, कैपिटल टी लिख दो, स्मॉल टी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कितना है, फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने निकाला 200 है, तो 200 दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी। ठीक है, तो टी मिल जाएगा यहाँ पे, तो टी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 200। तो 1 अपॉन 200 कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, 1 अपॉन 200, सबसे पहले ये 2 जीरो है ना, इसको बाजू में रखो, सिर्फ कितना बचेगा 1 अपॉन 2 बचेगा। 1 अपॉन 2 मतलब कितना होता है 0.5 होता है, लेकिन ये 2 जीरो को बीच में एडजस्ट कर लो तो ये हो जाएगा 0.005। ठीक है, 0.005। ये शॉर्टकट है, इसको मतलब अलग तरीके का मैं बोलूंगा क्योंकि हमने इतना सारा पढ़ लिया है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो यार ये सब हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है कैलकुलेट करना। लेकिन आप इसको डिवाइड करके कर सकते हो, आपका जो मेथड होता है ना डिवाइड करने वाला, आपको ऐसा डाउट है कि यार ये कैसे आया, तो डिवाइड करके कर लो। लेकिन आपको बता दूं, ये 2 जीरो को मैंने बाजू में रखा, 1 अपॉन 2 का मतलब होता है 0.5, लेकिन ये 2 जीरो और था ना नीचे में, नीचे मतलब डिवाइड में, मतलब वो उसके पहले आ जाएगा, तो 2 जीरो आ गया 0.005, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.005 सेकंड्स। ये आपका आ गया आंसर। कितना सिंपल है, देख सकते हो आप लोग, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। वैसे ही और 2 एग्जांपल्स है सिंपल वाले, ये मैं आपको करा दूंगा ताकि आप लोग का ये जो साउंड का जो चैप्टर है न्यूमेरिकल्स, इसी में से अगर पूछता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा रिलेटेड पूछेगा तो आप लोग बिंदास इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सॉल्व करें, चलो अगला एग्जाम्पल पे जाते हैं। इसको मैं सबसे पहले रफ कर लेता हूं, आप लोग क्या करो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये चीज हो सकता है आपको यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाजू में हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको वक्त निकाल के टाइम जब भी आपको मिलेगा तो आप नोटबुक एक बना लो, नोटबुक में मेंटेन कर लेना, नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हो गया ये चीज, इसको मैं रफ कर लेता हूं। चलो मिटा रहा हूं अभी। अब जाते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, देखते हैं और कौन सा न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है, ध्यान लगा के देखना। चलो फटाफट से जाएंगे। लेट्स सपोज वन मोर न्यूमेरिकल हैज बीन आस्क्ड टू यू। सेकंड क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में आपको पूरा है कि ए ट्यूनिंग फोर्क। देखो ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल मैंने अक्सर देखा एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, ये भी आपने देखा होगा, ट्यूनिंग फोर्क का प्रैक्टिकल्स वगैरह भी कराए जाते हैं। तो एक ट्यूनिंग फोर्क है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी इसका, ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज दिया हुआ है। चलो ठीक है, 170 हर्ट्ज दिया हुआ है, और यहां पे पूछा है प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर। ठीक है ना, प्रोड्यूसेस साउंड वेव जिसका वेवलेंथ है ऑफ वेवलेंथ कितना है 2 मीटर। मतलब आपको इन शॉर्ट क्या दे दिया है, एक ट्यूनिंग फोर्क जो होता है ना, ट्यूनिंग फोर्क आपको पता ही है, वाइब्रेट जो होता है, ठीक है, उसका हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, उसका हमें वेवलेंथ दे रखा है। ऑलमोस्ट फर्स्ट एग्जांपल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे इसका नाम क्या है, ट्यूनिंग फोर्क है। ठीक है, चलो तो यहां पे हमें पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब हमें साउंड का कितना स्पीड था वो हमें निकालना है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन उल्टा था जिसमें आपको साउंड एक तरीके से दिया था और दूसरा आपको टाइम पीरियड माफ कीजिएगा वेवलेंथ दिया था, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालने पूछा था, यहां पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा पहला गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु मंत्र कि जो चीज दिया है वो उसका गिवन लिख दो। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी दिया, यानी एन का वैल्यू दिया हुआ है 170 हर्ट्ज, ये हमको पता है। दूसरा यहां पे वेवलेंथ का वैल्यू लैम्डा दिया हुआ है 2 मीटर, लिख दिया। हमें पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, यानी v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो वी नो द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो अभी हमने कराया था, दैट इज v इज इक्वल टू n लैम्डा। वी नो द वैल्यू ऑफ v, नो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, करेक्ट। तो v ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और n मुझे पता है 170 होता है और लैम्डा मुझे पता है 2 होता है। तो 170 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वैल्यू मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो कि होता है 340, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और आप इस चीज को देख के बोलोगे कि यस सर ये बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि अभी इसके पहले के एग्जांपल में हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वाज गिवन इन दैट एग्जांपल एंड दैट वाज 340 मीटर पर सेकेंड,
एंड यहां से हम लोग को पता चल गया कि जो हमने वैल्यू निकाला है वो करेक्ट है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड वाकई में कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड होती है। याद रखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है हवे में, साउंड कितनी जोर से जा रही है, मैं कुछ बोल रहा हूं ना, तो हर सेकंड में 340 मीटर वो जा सकता है, इतना साउंड जो है वो निकलता है हवा के अंदर। दैट इज द मेन रीजन। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक आखिरी एग्जांपल मैं कराऊंगा आज के लिए, ताकि आप लोग का ये SCR साउंड चैप्टर का न्यूमेरिकल वाला क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्टकट रिवीजन करा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, थोड़ा बहुत भी इफेक्टिव लगेगा तो प्लीज अप्रिशिएट कर देना दोस्तों, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है? मेहनत आपके लिए किया जा रहा है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं और एक आखिरी न्यूमेरिकल में करा देता हूं इस चैप्टर के अंदर का, जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना? चलो देख लेते हैं इसको फटाफट से। क्या है थर्ड न्यूमेरिकल? थर्ड न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस देख लेते हैं यहां से, ठीक है? क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एन इको साउंडर, ठीक है ना? क्या बोला है? एन इको साउंडर। इको साउंडर इज नथिंग बट इट इज अ मशीनरी विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इको, ठीक है ना? इको साउंडर फिशिंग बोट में लगा होता है, ठीक है ना? इको साउंडर इन अ फिशिंग बोट, ठीक है ना? फिशिंग बोट रिसीव्स एन इको, ठीक है ना? रिसीव्स, उसको क्या मिल रहा है? इको जो है रिसीव्स हो रहा है, तो रिसीव्स एन इको। कहां से रिसीव हो रहा है इको? एक फिश से, ठीक है ना? रिसीव्स एन इको फ्रॉम ए फिश 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.545, माफ करना 0.45 सेकेंड्स, मतलब इन शॉर्ट क्या दे दिया? 0.45 सेकेंड टाइम पीरियड दे दिया, ठीक है ना? तो यहां पे हमें ये दे दिया टाइम पीरियड आफ्टर इट वाज सेंट, मतलब जब वो फिश के शाउल से आवाज निकल रही है वो इको, तो उसके 0.545 सेकेंड के बाद, ठीक है, वो इको साउंडर को रिसीव हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो हर लोगों को क्या होता है ना, एक समय के बाद वो आवाज रीच होती है। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो आपको ये 0 पॉइंट समथिंग सेकंड के बाद, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो तुरंत आपको आवाज मिल रहा है ना, लेकिन उसमें भी बहुत सारे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है। जैसे हमारा एक सेकंड के अंदर बहुत सारे मिली सेकेंड्स भी होते हैं, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हम लोग बोलते हैं। तो उतने समय के अंदर वो चीज उसको रिसीव हो रही है इको साउंडर को। जब भी वो फिश आवाज निकाल रही है इको, तो बीच फिशिंग बोट के अंदर जो इको साउंडर लगा है उसको 0.5 सेकंड लग जा रहे हैं जब वो सेंट हो रहा है। आफ्टर सेंटिंग द मैसेज 0.45 सेकंड में उसको रिसीव हुआ, ठीक है? और हमें पूछा है इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, मतलब जो आवाज का जो स्पीड है, ठीक है ना, किसके अंदर है दोस्तों? वाटर के अंदर। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, देखो मैं क्वेश्चन को भी समझा रहा हूं, उतना बेहतरीन तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना हम लोग क्वेश्चन को भी डिटेल में समझा रहे हैं ताकि हर एवरेज से एवरेज बच्चे को भी समझ में आ जाए कि वाकई में हो क्या रहा है। तो साउंड, जो पानी के अंदर का जो साउंड है वो कितना दिया यहां पे? वो दिया हुआ है 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 1500 मीटर पर सेकंड। अक्सर हमने जो साउंड देखा वो हवा में देखा, तो हवा में 340 मीटर पर सेकंड था, लेकिन यहां पे जो साउंड इन वाटर है वो कितना है? 1500 मीटर पर सेकंड है। ये आप चीज समझ लो एक चीज। तो हमें पूछा है हाउ डीप इज द शॉल, ठीक है ना? हाउ डीप इज द शॉल, ठीक है ना? यहां पे हमें पूछा है कितना डीप है ये शाउल, ठीक है? शाउल मतलब क्या होता है? जहां से फिश का आवाज निकल रहा था वो जगह, समुद्र का जो तटीय इलाका जो है, मतलब डाउनवर्ड जो है, समुद्र के अंदर भी जमीन होती है ना, समुद्र हो या फिर पानी हो, जो भी है वहां से। तो सबसे पहले तो यहां पे हम लोग एक चीज इमेजिन करेंगे, इमेजिन इन द सेंस कि हमको गिवन में क्या क्या दिया है वो हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है गिवन में? आप ध्यान दोगे तो इको फिश का दिया हुआ है, नहीं, यहां पे दिया है 0.45 सेकंड, यानी कि ये टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.45 सेकंड, ठीक है, मैंने मान लिया। दूसरा यहां पे स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर दिया हुआ है, यानी कि वेलोसिटी हमें दी हुई है 1500 मीटर पर सेकंड की, और हमें पूछा है कितना डीप है, यानी कि डेप्थ हमें पूछा हुआ है। डी मतलब डेप्थ होता है, गहराई हमें पूछा हुआ है, ठीक है? तो अगर मुझे गहराई को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दोस्तों गहराई वाला। ये आपने फिजिक्स के जब हमारे रेगुलर लेक्चर्स हुए होंगे साउंड के, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, तो लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं एक फॉर्मूला आपको लिखा देता हूं, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है? तो यहां पे जो फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि है दोस्तों v इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है यहां पे? v इज इक्वल टू 2d/t। दिस इज द फॉर्मूला इफ velocity of sound is given, if time period is also given and if we have to calculate the depth, और in short हमें depth का वैल्यू दिया है, निकालने बोला है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है? फॉर कैलकुलेटिंग एनी डेप्थ। यहां पे d का मतलब डेप्थ है, तो यहां पे v आप देखोगे तो velocity of sound is given, that is 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है? ये हमें दिया हुआ है। 2 तो मुझे पता ही है, कॉमन वैल्यू है 2, मल्टीप्लाई बाय d मुझे पता नहीं, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और नीचे है टाइम पीरियड 0.45 दिया हुआ है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब इसको यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? डी का वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो मुझे जब डी का वैल्यू चाहिए तो यहां पे कुछ चेंजेस हो जाएगा,
यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू हो जाएगा हमारा दैट विल बी इक्वल टू, ये 0.45 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d विल बी इक्वल टू 0.45 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अभी देख रहे हो आपने क्या किया, d निकालना है ना आपको, दैट्स व्हाई ये चेंज हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये 0.45 है, इसके आगे पॉइंट के आगे 2 जीरो है और इसके पास ऑलरेडी 2 जीरो है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 0.45 बन जाएगा 45 और ये 1500 बन जाएगा 15, क्योंकि इसने तो अपना 2 जीरो इसको दे दिया ताकि ये पॉइंट से हट जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाई पे 15/2। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है, जो कि है दोस्तों 337.5। और डेप्थ है मतलब गहराई है, तो गहराई किस में मापेंगे हम लोग, मीटर में मापेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब जो फिशिंग बोट पानी के ऊपर तैर रही थी और उसको जो इको रिसीव हो रहा था उसके इको साउंडर के अंदर, जो फिश जो है वो आवाज निकाल रही थी शावल यानी कि नीचे की तरफ से, तो वो कितनी गहराई पे है, लगभग 337.5 मीटर की गहराई से वो इको का साउंड जो है वो रिसीव हो रहा था। और इस तरीके से हम लोग साउंड का, इको का या फिर सोनार वगैरह हो गया, ये सब का इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड और टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, या फिर गहराई मुझे मापना है। एक मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, आपने देखा होगा, वो सबमरीन वाली, ठीक है ना, कौन सी मूवी थी उसका नाम मुझे बताना, बहुत नई मूवी है, एक सबमरीन है, वो सबमरीन बाद में डूब जाती है, उसमें इंडियन नेवी होती है, ठीक है ना, ये देखा है, बहुत अच्छा वाला मूवी है, नया मूवी है, मतलब ज़्यादा नहीं 2-3 साल पुराना मूवी होगा, देखा होगा तूने, आपने, ठीक है। चलो, तो ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही था हमारे 3 न्यूमेरिकल जो हमने कराए, जो मुझे लगता है इजी वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको इस लेवल पे हार्ड पूछा जाएगा, तो ये इजी वाले मैंने कराए। इससे भी कई ज्यादा हार्ड टॉपिक है लेकिन हमने नहीं लाया वो, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है ये 3 में से आपको कोई एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या फिर इसके रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपके साउंड जो है आपके फाइनल एग्जाम में है फिजिक्स के, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो ऐसे ही और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, चिंता मत करना, जितना एनर्जी है, जितना तबियत साथ देगा उतना हम लोग लाते रहेंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस आपके लिए प्रेजेंट है सब सब्जेक्ट के, तो उसको अच्छे से देख के पढ़ाई करते रहो और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो अच्छी तरीके से और एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। उनको भी बताओ कि एससीआर सीरीज 11th स्टैंडर्ड के लिए कंटिन्यूअसली आ रहा है। मैथमेटिक्स के 2 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी मैंने बता दिया, जिसमें मैंने लिमिट्स चैप्टर और मैट्राइसेस डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर, उसके एक बेहतरीन वीडियोस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करके बताया था। आज फिजिक्स का भी लेकर आ गए, ऐसे केमिस्ट्री के लिए भी और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके लिए आते रहेंगे। तो बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।